क्या एक विशाल हाथी और एक आवारा कुत्ते के बीच सच्ची दोस्ती हो सकती है? हम्म सुनने में तो ये थोड़ा मतलब नामुमकिन सा लगता है। हाँ, बिल्कुल। और क्या बच्चों की एक साधारण सी कहानी हमें अंग्रेजी भाषा की गहरी और परिपक्व समझ दे सकती है? आज की इस गहन चर्चा में हम इसी बात पर गहराई से गौर करेंगे। कहानी है पूर्वी ग्रेड 6 से ली गई दी अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स, या यानी अनोखे पक्के दोस्त। हाँ, और आज हम केवल कहानी का आनंद नहीं लेंगे, बल्कि एक शिक्षक छात्र शैली में इस अंग्रेजी पाठ की गहराई में उतरेंगे। बिल्कुल। और मैं यहाँ एक उत्सुक छात्र की भूमिका निभाऊंगी। तो मैं एक टीचर की तरह। अक्सर हम क्या करते हैं ना कि अंग्रेजी के शब्दों को बस रट लेते हैं। हाँ, सही कहा। लेकिन जब हम उन शब्दों को किसी कहानी मतलब उसकी भावनाओं के साथ जोड़कर सीखते हैं तो वे हमेशा के लिए दिमाग में छप जाते हैं। इस चर्चा का प्रारूप ऐसा होगा कि मैं कहानी को पंक्ति दर पंक्ति अंग्रेजी में एक सामान्य गति से पढ़ूंगी, फिर हम उसका सरल हिंदी में अर्थ समझेंगे। क्या बात है। हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उस पंक्ति में आए कुछ खास शब्दों की हम चीर फाड़ करेंगे, समझेंगे कि वे शब्द कैसे बने हैं और उनका असल मतलब क्या है। और हाँ, कुछ पंक्तियों के बाद हम कहानी के उस हिस्से का एक छोटा सारांश भी निकालेंगे। ये तो बहुत ही शानदार तरीका है। जहां भी मुझे किसी शब्द की गहराई या उसके पीछे का तर्क समझ नहीं आएगा, मैं बीच में टोक कर सवाल जरूर पूछूंगा। तो चलिए कहानी के पहले दृश्य में चलते हैं। भव्य जगह पर है। एग्जैक्टली। कहानी की शुरुआत इस पंक्ति से होती है। गजराज द एलिफेंट लिव्ड इन द बेस्ट बूथ ऑफ द रॉयल स्टेबल्स। इसका सरल हिंदी अर्थ है कि गजराज नाम का हाथी शाही अस्तबल के सबसे अच्छे बाड़े में रहता था। यहाँ ना दो शब्दों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। पहला है बूथ, जिसका अर्थ यहाँ है रहने की जगह या बाड़ा, और दूसरा है स्टेबल्स, जिसका मतलब होता है जानवरों के रहने का स्थान यानी अस्तबल। एक मिनट, बूथ तो आमतौर पर बहुत छोटी जगह होती है ना, जैसे कोई टेलीफोन बूथ होता है। तो हाथी जैसे बड़े जानवर के लिए ये शब्द क्यों इस्तेमाल हुआ? हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। बूथ का मूल अर्थ किसी भी ऐसी जगह से है जो चारों तरफ से थोड़ी घिरी हुई हो और किसी एक खास काम या व्यक्ति के लिए निर्धारित हो। अच्छा, अस्तबल तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसके अंदर गजराज का अपना एक खास घिरा हुआ हिस्सा था, इसलिए उसे बेस्ट बूथ कहा गया। समझ गया। मतलब वो उसका अपना पर्सनल स्पेस था। इसके आगे क्या होता है? आगे लिखा है, द किंग वॉज फॉन्ड ऑफ गजराज एंड ही हैड ऑर्डर्ड दैट द एलिफेंट शुड बी वेल लुक्ड आफ्टर। इसका हिंदी अर्थ है, राजा को गजराज बहुत पसंद था और उन्होंने आदेश दिया था कि हाथी की अच्छी देखभाल की जाए। तो राजा का लाडला था वो। हाँ, पर इसके बाद लिखा है, इन स्पाइट ऑफ रॉयल कंफर्ट्स गजराज वॉज सैड बिकॉज ही हैड नो फ्रेंड्स। हिंदी में इसका अर्थ हुआ, शाही सुख सुविधाओं के बावजूद गजराज दुखी था क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था। यार, ये तो एक बहुत गहरी बात है। मतलब शाही सुख सुविधाएं खुशी की कोई गारंटी नहीं है। कोई इंसान अगर किसी बहुत ही भव्य और महंगे 5 स्टार होटल में अकेला ठहरा हो ना, हाँ? जहां हर सुख सुविधा हो, हाँ? लेकिन बात करने के लिए कोई ना हो, तो वो जगह भी काटने को दौड़ती है। एकदम सटीक तुलना की है आपने। आगे की पंक्ति हमें इसी अकेलेपन के बारे में और बताती है। द माहूट और एलिफेंट ट्रेनर वॉज द ओनली वन ही एवर इंटरैक्टेड विथ। इसका हिंदी अर्थ है कि महावत या हाथी को सिखाने वाला इकलौता इंसान था जिससे वो कभी बातचीत या संपर्क करता था। यहाँ का मुख्य शब्द है इंटरैक्टेड विथ, जिसका मतलब होता है बातचीत करना या संपर्क करना। मुझे यहाँ एक उलझन है। जानवर तो बोलते नहीं है ना, तो यहाँ टॉक्ड विथ क्यों नहीं लिखा गया? इंटरैक्ट में ऐसा क्या खास है? यही तो अंग्रेजी भाषा की खूबसूरती है। देखिए, इंटरैक्ट 2 शब्दों से मिलकर बना है। इंटर, जिसका मतलब है बीच में या आपस में, और एक्ट यानी कोई क्रिया। ओके। इसका मतलब है आपस में कोई भी क्रिया करना। बातचीत करना जरूरी नहीं है। इशारों से समझना, साथ चलना या बस एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस करना भी ना एक तरह का इंटरैक्शन है। क्योंकि गजराज और महावत अलग अलग प्रजाति के थे, वे शब्दों में टॉक नहीं करते थे, बल्कि हाव भाव से इंटरैक्ट करते थे। अरे वाह, यह बहुत ही तार्किक व्याख्या है। इस हिस्से की आखिरी पंक्ति है, द महाउट वॉज अ काइंड मैन हु सर्व्ड गजराज फूड एंड गेव हिम अ बाथ इन द एलिफेंट पॉन्ड डेली। ही वॉज अ गुड केयरटेकर बट नॉट अ फ्रेंड।
हिंदी अर्थ है, महावत एक दयालु आदमी था जो गजराज को खाना देता था और रोज हाथी वाले तालाब में उसे नहलाता था। वह एक अच्छा देखभाल करने वाला था, पर दोस्त नहीं था। गजराज नाम का हाथी शाही सुख सुविधाओं के बीच भी पूरी तरह से अकेला और दुखी था। महावत उसका ख्याल तो रखता था, लेकिन एक देखभाल करने वाले और एक सच्चे दोस्त में बहुत बड़ा अंतर होता है। गजराज को बस एक दोस्त की तलाश थी। बिल्कुल सही कहा। और उसकी ये तलाश कैसे पूरी होती है, ये अगली पंक्तियों में सामने आता है। ध्यान से सुनिएगा। I wish I had a friend I can play with, thought गजराज। हिंदी अर्थ है, काश मेरा कोई दोस्त होता जिसके साथ मैं खेल सकता। गजराज ने सोचा। One late evening, a dog strayed into the stable. एक दिन देर शाम एक कुत्ता भटककर अस्तबल में आ गया। अच्छा। यहाँ सीखने वाला शब्द है strayed, जिसका मतलब है रास्ता भटककर आ जाना। स्ट्रे शब्द का मतलब क्या सिर्फ भटकना होता है, या इसमें कुछ और भी जुड़ा है? बहुत बारीकी से देखें तो स्ट्रे का मतलब होता है अपनी तय जगह या सही रास्ते से अनजाने में अलग हो जाना। अच्छा, इसीलिए स्ट्रे डॉग्स बोलते हैं। एग्जैक्टली। जिन कुत्तों का कोई घर नहीं होता, उन्हें हम स्ट्रे डॉग्स कहते हैं, क्योंकि वे यूं ही बिना किसी मंजिल के भटकते रहते हैं। दिलचस्प है। तो ये भटका हुआ कुत्ता सीधा गजराज के पास पहुंचता है? हाँ, आगे लिखा है, गजराज could see that the visitor was tired and hungry. He pushed some of the food he was munching towards the dog. Some of the food he was munching towards the dog. हिंदी अर्थ, गजराज देख सकता था कि वो मेहमान थका हुआ और भूखा था। उसने अपना कुछ खाना जो वो चबा रहा था कुत्ते की तरफ खिसका दिया। यहाँ एक बहुत अच्छा शब्द है मंचिंग, जिसका अर्थ होता है आवाज करते हुए चबाना। तो ईटिंग और मंचिंग में भी कोई फर्क होगा फिर तो? हाँ बिल्कुल। ईटिंग एक बहुत ही सामान्य शब्द है, लेकिन जब हम मंचिंग कहते हैं तो हम उस शारीरिक क्रिया पर जोर दे रहे होते हैं जहाँ जबड़े लगातार चल रहे होते हैं और एक आवाज आती है। हाँ, खाना चबाने की एक लयबद्ध आवाज आ रही होती है, जैसे कोई गाय या हाथी चारा खाता है ना, वैसा। ये तो दृश्य को एकदम जीवंत बना देता है। खाना साझा करना किसी भी रिश्ते की पहली सीढ़ी होती है। आगे क्या हुआ? The visitor wagged his tail, looked up at the elephant to convey his thanks, and then turned his full attention to the food in front of him. As soon as he finished eating, he fell asleep. हिंदी अर्थ है, मेहमान ने अपनी पूंछ हिलाई, धन्यवाद प्रकट करने के लिए हाथी की तरफ ऊपर देखा और फिर अपना पूरा ध्यान सामने रखे खाने पर लगा दिया। जैसे ही उसने खाना खत्म किया, वो सो गया। क्या बात है। यहाँ दो महत्वपूर्ण शब्द हैं, वैग्ड यानी पूंछ हिलाना और कन्वे, जिसका अर्थ है अपनी बात या भावना प्रकट करना। तो इस दूसरे हिस्से का सारांश यह है कि गजराज अपनी जगह पर अकेला था, तभी एक थका हुआ और भूखा कुत्ता वहां भटकता हुआ आ गया। गजराज ने अपना खाना उस कुत्ते के साथ बांटा। हाँ, और कुत्ते ने बिना बोले अपनी पूंछ हिलाकर हाथी को धन्यवाद दिया और पेट भरते ही सुरक्षित महसूस कर सो गया। एकदम सही। खाना साझा करने के बाद ना, कहानी में ये देखना दिलचस्प है कि अगली सुबह क्या होता है। अगली पंक्तियां हैं, The next morning, the Mahout found the stray dog in the stable. He did not mind the dog. He also noticed that Gajaraj seemed to like the company. हिंदी अर्थ है, अगली सुबह महावत को अस्तबल में वह भटका हुआ कुत्ता मिला। उसे कुत्ते से कोई परेशानी नहीं हुई। उसने ये भी ध्यान दिया कि गजराज को उसका साथ पसंद आ रहा था। महावत वाकई एक समझदार इंसान था। उसने देखा कि जानवर खुश है तो उसे भगाया नहीं। बिल्कुल। So he threw some crumbs to the dog, which the animal accepted, wagging his tail. हिंदी अर्थ, इसलिए उसने कुत्ते को कुछ टुकड़े फेंके, जिसे जानवर ने अपनी पूंछ हिलाते हुए स्वीकार कर लिया। यहाँ ध्यान दे शब्द क्रम्स पर, जिसका अर्थ होता है रोटी या खाने के छोटे टुकड़े। यहाँ पीसेस भी तो कहा जा सकता था ना? क्रम्स में क्या अलग है? देखिए, पीस का मतलब होता है किसी बड़ी चीज का एक हिस्सा जिससे बाकायदा काटा या तोड़ा गया हो, लेकिन क्रम्स उन बहुत छोटे चूरा हो चुके टुकड़ों को कहते हैं जो अक्सर खाने के बाद बच जाते हैं, जो टूट कर गिर जाते हैं। हाँ, ये शब्द दिखाता है कि महावत ने बचा हुआ या छोटा मोटा हिस्सा ही कुत्ते की तरफ उछाला था। अंग्रेजी के इन शब्दों की गहराई सच में कमाल की है। इसके बाद तो कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा शुरू होता है। हाँ बिल्कुल।
अगली पंक्तियां हैं When the elephant went out for a bath, the dog accompanied his friend. Plunging into the water, the elephant gave himself a shower using his long trunk as the dog watched. इसका हिंदी अर्थ है जब हाथी नहाने के लिए बाहर गया तो कुत्ता अपने दोस्त के साथ गया। पानी में डुबकी लगाते हुए हाथी ने अपनी लंबी सूंड का उपयोग करके खुद को नहलाया जबकि कुत्ता किनारे से देखता रहा। प्लंजिंग जिसका मतलब है पानी में कूदना या डुबकी लगाना, और ट्रंक यानी हाथी की सूंड। ये प्लंजिंग का मतलब क्या बस सामान्य तरीके से पानी में कूदना है? नहीं, प्लंज का मतलब होता है पूरी ताकत और झटके के साथ किसी चीज के अंदर घुस जाना। जब एक विशाल हाथी पानी में छलांग लगाता है ना, तो पानी का जो तेज बहाव और उछाल पैदा होता है उसे प्लंजिंग बहुत अच्छी तरह से दर्शाता है। और कुत्ते तो वैसे भी पानी से दूर ही रहना पसंद करते हैं, तो कुत्ता किनारे पर ही खड़ा था। हाँ, लेकिन उसका दोस्त हाथी तो मस्ती के मूड में था। आगे लिखा है The elephant took a trunk full of water and playfully splashed the water on his friend. The dog yelped for he hated taking showers. The mouse laughed. हाँ, बेचारा कुत्ता आवाज में चिल्लाया क्योंकि उसे नहाना बिल्कुल पसंद नहीं था। महावत हंस पड़ा। यहाँ दो शब्द है, स्प्लैश्ड जिसका अर्थ है पानी के छींटे मारना, और दूसरा बहुत ही खास शब्द है येल्प्ड जिसका अर्थ होता है डर या दर्द से तीखी आवाज में चिल्लाना। यह मेरा एक सवाल है। कुत्ते तो बार्क करते हैं ना, यानी भौंकते हैं, तो ये येल्प क्या है? बाक एक सामान्य आवाज है जो कुत्ता बात करने या चेतावनी देने के लिए निकालता है, लेकिन येल्प एक अचानक निकलने वाली बहुत तेज और तीखी आवाज है। ये एक फिजिकल रिएक्शन है, जैसे जब उन्हें अचानक दर्द होता है। हाँ, जैसे अगर गलती से कुत्ते की पूंछ पर पैर पड़ जाए तो वो जो कै कै की अचानक और तीखी आवाज निकालता है ना, उसे येल्प करना कहते हैं। हाथी के पानी फेंकने से कुत्ता अचानक डर गया था, इसलिए उसने येल्प किया। बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया आपने। इस स्थिति की कल्पना करना बहुत आसान है। सच्चे दोस्त हमेशा एक जैसी चीजें पसंद नहीं करते। गजराज को पानी बहुत पसंद है, लेकिन कुत्ते को बिल्कुल नहीं। हाँ, मतलब ये तो वैसा ही हो गया जैसे कोई इंसान अपने किसी डरपोक दोस्त को जबरदस्ती किसी बहुत ऊंचे और डरावने रोलर कोस्टर पर बैठा दे। एक इंसान मजे कर रहा होता है और दूसरा डर से चिल्ला रहा होता है। बिल्कुल। लेकिन गजराज इस बात को सुधारने की कोशिश भी करता है। अगली पंक्तियां देखिए कि On their way home, the elephant picked up the dog with his trunk and placed him on his back. The dog was delighted to get a ride. अरे वाह! हिंदी अर्थ है घर लौटते समय हाथी ने कुत्ते को अपनी सूंड से उठाया और उसे अपनी पीठ पर बैठा लिया। कुत्ता सवारी पाकर बहुत ज्यादा खुश था। यहाँ शब्द है डिलाइटेड जिसका अर्थ है बहुत ज्यादा खुश होना। तो हैप्पी और डिलाइटेड में क्या अंतर हुआ? हैप्पी एक सामान्य खुशी है, लेकिन डिलाइट शब्द के अंदर लाइट यानी रोशनी या हल्कापन जुड़ा है। अच्छा, जब पर खुशी के मारे इतना उत्साहित हो जाए कि उसका चेहरा चमक उठे, वो खुद को हल्का महसूस करे, तो उसे डिलाइटेड कहते हैं। एक छोटे से कुत्ते के लिए हाथी की पीठ पर बैठकर शाही सवारी करना सामान्य खुशी से बहुत ऊपर की बात थी। तो अगर इस पूरे हिस्से का सारांश निकालें तो हम कह सकते हैं कि उन दोनों की दोस्ती अब दिनचर्या का हिस्सा बन चुकी थी। नहाना, पानी में मस्ती करना और लौटते समय हाथी की पीठ पर कुत्ते का सवारी करना, दोनों एक दूसरे के साथ जीवन का आनंद ले रहे थे। और महावत भी इस दोस्ती को देखकर खुश था। बिल्कुल, दोस्ती बहुत गहरी हो गई थी। लेकिन हर कहानी में ना एक मोड़ आता है। आगे की पंक्तियां एक नए संकट को लाती हैं। A farmer passing by saw the dog. Bunty, he yelled. हिंदी अर्थ है वहां से गुजर रहे किसान ने कुत्ते को देखा। बंटी, वो जोर से चिल्लाया। यहाँ शब्द है yelled जिसका अर्थ है जोर से चिल्लाना। येल में अपनी आवाज को बहुत दूर तक फेंकने का भाव होता है। अच्छा, तो कुत्ते का असली नाम बंटी है और उसका कोई मालिक भी है? हाँ। The dog ran to him. The farmer hugged the dog and told the mahood that he was looking for his dog ever since he disappeared from his house. ओके, हिंदी अर्थ है कुत्ता दौड़कर उसके पास गया, किसान ने कुत्ते को गले लगाया और महावत को बताया कि जब से वो उसके घर से गायब हुआ था, तब से वो अपने कुत्ते को ढूंढ रहा था। यहाँ शब्द है disappeared यानी गायब हो जाना, और hugged जिसका मतलब है गले लगाना। किसान भी अपने कुत्ते को बहुत प्यार करता था। उसे तो लगा होगा कि उसने अपना खोया हुआ परिवार पा लिया। हाँ, he was glad he found him now.
The Mahout had no objection to the farmer taking the dog home. The farmer tossed a rope around the neck of the dog, saying, "Come, Bunty, let's go home." हिंदी अर्थ है, वह खुश था कि अब वो मिल गया है। महावत को किसान के कुत्ते को घर ले जाने पर कोई आपत्ति नहीं थी। किसान ने कुत्ते के गले में एक रस्सी डाली और कहा, "चलो बंटी, घर चलें।" महावत भी अपनी जगह सही था, क्योंकि असली मालिक तो किसान ही था। लेकिन यहाँ से बिछड़ने का दर्द शुरू होता है। हाँ, और वो दर्द इस पंक्ति में बहुत गहराई से दिखता है। Only when the farmer pulled the rope did the dog realize that he was being taken away from his friend. बाप रे। हिंदी अर्थ है, जब किसान ने रस्सी खींची, केवल तभी कुत्ते को महसूस हुआ कि उसे उसके दोस्त से दूर ले जाया जा रहा है। यहाँ का शब्द रियलाइज बहुत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ सिर्फ जानना नहीं है, बल्कि किसी सच्चाई का दिमाग में पूरी तरह से स्पष्ट हो जाना या वास्तविक हो जाना है। मतलब जब तक रस्सी खींची नहीं गई, बंटी को लग रहा होगा कि किसान, हाथी और वो सब वहीं साथ रहेंगे। लेकिन रस्सी के खिंचाव ने उस सच्चाई को रियलाइज कराया कि उसे जाना होगा। बिल्कुल। अगली पंक्ति कहानी की सबसे भावुक पंक्ति है। He yelped, the elephant winced, but neither the farmer nor the mahout noticed that the two friends were in tears. ओहो। हिंदी अर्थ है, वह तीखी आवाज में चिल्लाया, हाथी दुख से सिकुड़ गया, लेकिन न तो किसान और न ही महावत ने ध्यान दिया कि दोनों दोस्तों की आंखों में आंसू थे। यहाँ एक बहुत ही जटिल और खूबसूरत शब्द है, विंस्ड। मैंने विंस के बारे में सुना तो है, लेकिन ये असल में शरीर में कैसे काम करता है? विंस करना ना एक इनवॉलंटरी फिजिकल रिएक्शन है, मतलब अनैच्छिक शारीरिक प्रतिक्रिया। जैसे अगर आपके सामने अचानक किसी को चोट लग जाए तो आपका चेहरा सिकुड़ जाता है, आपकी आंखें हल्की सी बंद हो जाती हैं और शरीर पीछे की तरफ सिकुड़ता है। हाँ, हम खुद दर्द महसूस करते हैं। बिल्कुल, इसी ही विंस करना कहते हैं। गजराज को खुद चोट नहीं लगी थी, लेकिन अपने दोस्त बंटी के गले में रस्सी खींचते देखकर और उसकी छींक सुनकर गजराज ने उस दर्द को अपने भीतर महसूस किया और उसका विशाल शरीर दुख से सिकुड़ गया। यहाँ मिरर न्यूरॉन्स का कमाल है, जो एम्पैथी या सहानुभूति पैदा करते हैं। यह व्याख्या तो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। तो इस हिस्से का सारांश ये है कि किसान बंटी का असली मालिक था और वो उसे अपने साथ ले गया। जुदाई के इस पल में दोनों जानवरों की आंखों में आंसू आ गए और हाथी ने कुत्ते के दर्द को शारीरिक रूप से महसूस किया। लेकिन दुख की बात यह थी कि इंसानों ने जानवरों की इन गहरी भावनाओं को नोटिस तक नहीं किया। सही कहा। अब देखते हैं कि इस जुदाई का असर क्या होता है। The next day at lunchtime, the Mahavat served Gajraj his favorite food. When the Mahavat came back after finishing his other chores, he was surprised to see that the food had remained untouched. हिंदी अर्थ है, अगले दिन दोपहर के खाने के समय महावत ने गजराज को उसका पसंदीदा खाना परोसा। जब महावत अपने रोजमर्रा के अन्य काम खत्म करके वापस आया, तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि खाना बिना छुआ हुआ वैसे ही रखा था। यहाँ शब्द है चोर्स, जिसका अर्थ होता है रोजमर्रा के नियमित काम। गजराज, aren't you hungry? He asked concerned. The elephant did not react. He may have slight indigestion. Let me not force him to eat, thought the Mahout. हिंदी अर्थ है, क्यों गजराज, क्या तुम भूखे नहीं हो? उसने चिंतित होकर पूछा। हाथी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शायद उसे थोड़ी सी बदहजमी है, मुझे उसे खाने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए, महावत ने सोचा। ओके। यहाँ शब्द है कंसर्न्ड, यानी चिंतित होना, स्लाइट यानी थोड़ा सा, और इंडाइजेशन, जिसका अर्थ है बदहजमी या पेट खराब होना। ये बहुत अजीब लेकिन सच बात है। महावत शारीरिक बीमारी ढूंढ रहा है, जबकि हाथी मानसिक दुख से गुजर रहा है। हम इंसान अक्सर भावनाओं के दर्द को समझने में देर कर देते हैं। सच कहा आपने। आगे लिखा है, That night too, Gajraj did not touch his food nor the next day. Now the Mahavat was worried. He ran his hand on Gajraj's tummy and felt there was nothing wrong. Why was he not eating then? Is he missing his friend, that dog? The Mahavat wondered. हिंदी अर्थ है, उस रात भी गजराज ने अपने खाने को हाथ नहीं लगाया और नहीं अगले दिन। अब महावत को चिंता होने लगी थी। उसने गजराज के पेट पर हाथ फेरा और महसूस किया कि कुछ भी गलत नहीं था। फिर वो खा क्यों नहीं रहा था? क्या वो अपने दोस्त, उस कुत्ते को याद कर रहा है? महावत ने सोचा। तो सारांश ये है
कि बंटी के जाने के दुख में गजराज ने खाना पीना छोड़ दिया। पहले महावत को लगा कि शारीरिक बीमारी है, लेकिन 2 दिन बाद उसे समझ आ गया कि हाथी अपने बिछड़े हुए दोस्त के दुख में तड़प रहा है। यह स्थिति बिल्कुल वैसी ही है जब किसी इंसान का कोई बहुत करीबी दोस्त अचानक किसी दूसरे शहर चला जाए। हाँ बिल्कुल। इसमें गलती किसी की नहीं होती, लेकिन बिछड़ने का जो खालीपन और दर्द होता है वो इंसान को भीतर तक तोड़ देता है। बहुत ही सार्थक तुलना है। महावत को तो 2 दिन बाद समझ आया, लेकिन किसान के घर क्या हो रहा था, चलिए कहानी के अंतिम भाग की ओर बढ़ते हैं। मीनवाइल एट द फार्मर्स हाउस द डॉग हैड ऑल्सो नॉट टच्ड हिज फूड एवर सिंस ही वॉज ब्रॉट होम। हिंदी अर्थ है, इस बीच किसान के घर पर जब से कुत्ते को वापस लाया गया था, उसने भी अपने खाने को नहीं छुआ था। दोनों तरफ एक ही हाल था। हाँ। Are you missing your friend? asked the farmer, remembering the happy look on Bunty's face while sitting on the elephant's back. I cannot see you go hungry, said the farmer. If you miss your friend so much, go to him. अरे वाह। हिंदी अर्थ, क्या तुम अपने दोस्त को याद कर रहे हो? किसान ने पूछा, ये याद करते हुए कि हाथी की पीठ पर बैठते समय बंटी के चेहरे पर कितनी खुशी थी। मैं तुम्हें भूखा नहीं देख सकता। अगर तुम अपने दोस्त को इतना याद करते हो तो उसके पास जाओ। किसान की इमोशनल इंटेलिजेंस कमाल की है। उसने अपनी चाहत को पीछे रखा और जानवर की खुशी को चुना। और फिर किसान एक बहुत ही सिंबॉलिक या प्रतीकात्मक काम करता है। द फार्मर रिमूव्ड द रोप विथ विच ही हैड टाइड द डॉग। हिंदी अर्थ, किसान ने वो रस्सी हटा दी जिससे उसने कुत्ते को बांधा था। द डॉग, दो वीक, sprang to his feet. He licked the farmer's hand once and then ran. He stopped only when he arrived at the stable. क्या बात है। हिंदी अर्थ, कुत्ता हालांकि कमजोर था, तेजी से अपने पैरों पर उछला। उसने एक बार किसान का हाथ चाटा और फिर दौड़ा। वो तभी रुका जब वो अस्तबल पहुंच गया। यहाँ ध्यान देने वाला शब्द है स्प्रैंग। ये स्प्रैंग शब्द तो स्प्रिंग से जुड़ा लगता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। स्प्रिंग में क्या होता है, उसे दबाकर रखा जाता है और जैसे ही दबाव हटता है वो पूरी ऊर्जा के साथ झटके से खुलती है। हाँ। कुत्ता 2 दिन से भूखा और कमजोर था, लेकिन जैसे ही रस्सी हटी उसके अंदर की सारी दबी हुई ऊर्जा स्प्रिंग की तरह अचानक खुल गई। इसलिए यहाँ दौड़ने से पहले स्प्रैंग का इस्तेमाल किया गया है। अद्भुत। रस्सी खोलना सिर्फ एक फिजिकल क्रिया नहीं थी, वो भावनाओं को आजाद करना था। तो किसान की समझदारी के कारण बंटी तेजी से दौड़कर वापस अस्तबल पहुंच गया। और फिर होता है वो खूबसूरत पुनर्मिलन। The elephant picked up the dog with his trunk and gave him a joyous swing. हिंदी अर्थ है, हाथी ने अपनी सूंड से कुत्ते को उठाया और उसे खुशी से हवा में झुलाया। यहाँ शब्द है joyous, यानी आनंदित। ये हैप्पी या डिलाइटेड से भी ऊंची अवस्था है, जहां भीतर से एक गहरी और स्थायी खुशी पैदा होती है। और स्विंग का मतलब हवा में झुलाना। दोनों का दुख पल भर में गायब हो गया। हिंदी अर्थ, महावत ने राहत महसूस की, वह जल्दी से खाना ले आया। तुम दोनों पहले खाओ, उसने कहा। यहाँ शब्द है रिलीव्ड। रिलीफ के पीछे की भावना क्या है? री और लीव, जो लाइटन या हल्का करने से आता है। जब मन पर लदा हुआ चिंता का भारी बोझ अचानक हट जाए और आप बहुत हल्का महसूस करें, तब आप रिलीफ्ड होते हैं। महावत के मन से हाथी के ना खाने की चिंता का बड़ा बोझ हट गया था। बिल्कुल। और कहानी का अंत कैसे होता है? By then the farmer who had followed the dog joined him. The two of them watched with satisfaction, the two friends eating food. हिंदी अर्थ, तब तक किसान जो कुत्ते के पीछे पीछे आ गया था वो भी वहां पहुंच गया। उन दोनों ने संतुष्टि के साथ दोनों दोस्तों को खाना खाते हुए देखा। यहाँ शब्द है satisfaction, जिसका अर्थ है संतुष्टि। हाँ। It's not only Gajaraj who has found a friend, said the Mahout, hugging the farmer. I've also found one. अरे वाह, कहानी का ये अंत बहुत ही संतोषजनक है। इसका सारांश ये है कि किसान की समझदारी और करुणा ने न सिर्फ उन दोनों जानवरों को फिर से मिला दिया, बल्कि उन जानवरों की इतनी शुद्ध और निस्वार्थ दोस्ती को देखकर महावत और किसान के बीच भी एक नया मानवीय रिश्ता, एक नई दोस्ती जुड़ गई। बिल्कुल। और इसी के साथ हमारा ये पाठ पूरा होता है। हमने देखा कि कैसे शब्दों की जड़ तक जाकर, जैसे इंटरैक्ट, येल्प,
विंस और स्प्रिंग के पीछे की कार्यप्रणाली को समझकर हम न केवल अंग्रेजी भाषा की बारीकियों को पकड़ सकते हैं, बल्कि कहानी के भीतर छिपी भावनाओं को भी पूरी तरह से जी सकते हैं। आज की ये चर्चा वाकई आंखें खोलने वाली थी। एक साधारण सी लगने वाली कहानी के भीतर भाषा और मनोविज्ञान का इतना गहरा खजाना छिपा था। सुनने वालों के लिए ये सफर निश्चित ही बहुत ज्ञानवर्धक रहा होगा। मुझे भी यही उम्मीद है। चर्चा को समाप्त करते हुए मैं एक विचार छोड़ना चाहता हूँ। हम इंसान अक्सर अपनी भाषा, अपने अहम और अपनी सोच के कारण अपने रिश्तों को बहुत जटिल बना देते हैं। हम बात बात पर बहुत ज्यादा सोचते हैं। हाँ, ओवर थिंकिंग करते हैं। बिल्कुल। लेकिन गजराज और बंटी की कहानी एक सवाल खड़ा करती है। क्या ये संभव है कि जानवरों की दोस्ती इंसानों की दोस्ती की तुलना में कहीं अधिक सच्ची और शुद्ध होती है? क्योंकि वे चीज़ों का बहुत ज़्यादा विश्लेषण नहीं करते, वे शब्दों के जाल में नहीं उलझते। मेरा मतलब है वे बस पूरी सच्चाई से महसूस करते हैं। ये निश्चित रूप से एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से विचार किया जा सकता है।